तो यहाँ पर बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने काफी सारी बातें समझी थी, जिसमें आपने देखा कि भाई जो सबसे पहले साइंटिस्ट आया था उसके नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के बाद कौन आया था? जेजे थॉमसन। जेजे थॉमसन के बाद कौन आया था? रदरफोर्ड आया था। रदरफोर्ड के बाद और भी साइंटिस्ट थे जो हम लोग लास्ट क्लास पे नहीं देख पाए थे। तो रदरफोर्ड के बाद बोरबरी ने ऐसी कौन सी थ्योरी कही थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड की थ्योरी फीकी पड़ गई थी? तो इन सारी बातों को चर्चा करने के लिए और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए आज का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि क्लास 9th का काफी बेसिक पार्ट जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए रेडी हो जाए। जो फर्दर की थ्योरी थी उसको मैं आज के लेक्चर में आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। तो सारे बच्चे स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ, अब आपको देखना होगा ध्यान से। तो बच्चों मैंने यहाँ पर पूरी तरह से स्क्रीन को शेयर कर दिया है और स्क्रीन को शेयर करने के बाद आपको कुछ स्क्रीन इस तरह से नजर आएगी। तो सबसे पहले आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ये उसके थ्योरी नोट्स है। ये सारे थ्योरी नोट्स मैंने आपको जस्टिफाइड करके अरेंज करके भी दे दिए थे ताकि आपको किसी तरह से प्रॉब्लम ना आए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का नाम था और हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं सबसे पहले एनसीईआरटी आपकी ओपन कर देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से आपको ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे रदरफोर्ड का मॉडल, और रदरफोर्ड के मॉडल के साथ साथ आपने काफी सारी बातें एक साथ और भी समझी थी। ये था बच्चों आपके पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी गोल्ड की थिन फॉइल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डबली पॉजिटिव हीलियम एटम का न्यूक्लियस जो होता है उसे हम अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। और बच्चों मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है कि 12,000 में से सिर्फ एक या दो अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो जिस पाथ से आते हैं उसी पाथ से वापस चले जाते हैं। कहने का मतलब एटम में बहुत ही एक छोटा सा ऐसा पार्ट है जहां पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, तभी पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन हो रहा होगा और इस रिपल्शन की वजह से यहाँ पर क्रिएट हो जाती है रदरफोर्ड की थ्योरी। और रदरफोर्ड कहता है कि सेंटर पे न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है। तो उसने बताया कि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और ये प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये जिस पाथ से आते हैं और 180 डिग्री पर वापस रिट्रेस कर चले जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। इस डिस्कशन को आपने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमने आपको बताया था कि भैया इसके कंक्लूजन बड़े इंपॉर्टेंट है। जरा इसके कंक्लूजन्स भी आपको देखने चाहिए और काफी कम लोग इनके कंक्लूजन्स और ड्रॉबैक्स को पढ़ते हैं। तो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सारे बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे। लिखा है फॉलोड, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन आपको करके दिया है। मैंने आपको कहा है फॉलोड अ सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया वो सारी बातें यहाँ पर लिखी है, तो आपको ध्यान देना होगा। लिखा है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected। इसके कहने का मतलब ये है कि भैया एटम में काफी सारी जगह खाली होती है, एम्प्टी होती है, क्योंकि काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधा सीधा निकल जा रहे थे, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे। जैसा कि आप रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इस ग्रीन ग्रीन कलर की लाइंस को देखेंगे तो आपको इन ग्रीन कलर्स की लाइंस को देखने से पूरा आइडिया पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ पे तो वाकई में काफी सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। इससे इसने कंक्लूड किया कि एटम में काफी सारी जगह स्पेस जो होती है वो वैकेंट होती है, एम्प्टी स्पेस होती है।
तभी इसने पहला पॉइंट बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम is empty because most of the alpha particle pass through the gold foil without getting deflected. इसके बाद दूसरा पॉइंट भी इसने बताया, कह रहा है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स या वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंक्लूडिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। क्योंकि इसने बताया था कि भैया कि 12,000 में से क्या तो ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो जिस पाथ से आते हैं उसी पाथ पे वापस चले जाते हैं, तो ऐसा इसलिए हो रहा था। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 degree, indicating that all the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. ये बच्चों थर्ड वाले पॉइंट से इसने कंक्लूड किया और उससे ये पता पड़ गया कि भैया न्यूक्लियस को खोजने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया रदरफोर्ड को, इसलिए रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हिट हो गया। फिर इसने बताया था फ्रॉम द डेटा ही आल्सो कंक्लूडेड दैट द radius of the nucleus is about 10 to the power 5 times less than the radius of the atom. ऐसा एक फैक्टर भी उसने क्रिएट किया। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ये थे जो मैंने अभी आपको 3 ऑब्जर्वेशंस बताए। तो सारे बच्चे ये जरूर याद रखें, ये जो मैंने अभी आपको ऑब्जर्वेशन बताए ये रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के क्या है, ऑब्जर्वेशन है, उसने कंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इन बातों को नोट्स में भी आप सजा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें उन बातों का डिस्कशन तो किया ही था, लेकिन आपको इन बातों को भी अपने नोट्स में लगाना चाहिए और बताना चाहिए कि भैया एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने इन बातों को कंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का जो कंक्लूजन है, उससे जो रिजल्ट निकाला गया ऑब्जर्वेशन से, वो ऐसा कुछ रिजल्ट निकाला गया। तो ये बेसिकली कंक्लूड कर रहा, कंक्लूड का मतलब आप इनको कंक्लूजन्स के नाम से भी जान सकते हैं। किसके नाम से? कंक्लूजन्स, जिनको बच्चों हम लोग हिंदी में निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट तो हिट हो गया था, जरा देखिए इसने और क्या बातें बताई। उसके बेसिस में जो उसने कंक्लूजन निकाले उसमें और भी ज्यादा इसने एक्सप्लेनेशन क्रिएट की। वो एक्सप्लेनेशन क्या था? देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड द न्यूक्लियस। आ गई ना वही सारी बात। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. तुमको लग रहा होगा कि भाई रदरफोर्ड की थ्योरी तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये फेल कैसे हुई? क्योंकि ऑब्जर्वेशन सर आपने लास्ट टर्म पे बताए थे, है ना, कि भाई एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखने को मिला। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या थे रदरफोर्ड के? ये ऑब्जर्वेशंस थे जो कल मैंने आपको बताए थे, और बगल में उसका रे डायग्राम भी बना हुआ। ये ऑब्जर्वेशंस है, ये क्या है आपके ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आपसे ऑब्जर्वेशंस पूछे जाए तो आप ऐसा कुछ बताएंगे, ये एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस है। लेकिन अगर आपसे कंक्लूजन्स पूछा जाए तो आप कुछ ऐसा बताएंगे। और कंक्लूजन से ये बात तो तय हो गई कि इसने क्या खोज लिया है, न्यूक्लियस खोज लिया है। अब बच्चों ये बताना है कि इसका ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक, तविशी बताओ कि इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है इस थ्योरी का। तो इसका तो नहीं पता। चलो देखो, तो बच्चों यहाँ पे मैं भी आपको ड्रॉबैक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आपने ड्रॉबैक 100% पढ़ ली होंगी। तो ड्रॉबैक का डिस्कशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनको हेडिंग्स के तौर पे पहले कवर करें, तो सबसे पहले हम इस हेडिंग को अपने नोट्स में डाल देते हैं। ये बच्चों आपके नोट्स भी क्रिएट होते चले जा रहे हैं। ये ड्रॉबैक आ गए रदरफोर्ड मॉडल के। तो पहले मैं तो आपको ऐसी जनरली समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि भाई न्यूक्लियस इसने खोजा और उसके चारों तरफ शेल्स होती हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो
इसने अपने एक्सपेरिमेंट में अभी एक बात कही थी, अगर आपने ध्यान दी हो जरा वो उस एक्सपेरिमेंट को आप वापस ओपन करिए। देखिए इसने एक्सपेरिमेंट में क्या बात कही जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया था। वो एक्सपेरिमेंट की बात आपको देखनी पड़ेगी। इसने कहा द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। इस बात को जब उसने बताया कि भाई उसने न्यूक्लियस खोजा, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसने जब ये बात बोल दी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में, तो यहां से उसकी थ्योरी फंस गई। क्योंकि इसका उसने अपने आप से कोई जस्टिफिकेशन लिया होगा, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई उसके कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये घूम रहे लगातार। भाई पहली शेल में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूम रहे हैं, उसके बाद वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी आपस में घूम रहे हैं। अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो घूमने से क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। अगर ये डायरेक्शन ये है मान लो घूमने का, ये घूम ही रहे हैं, अगर ये घूम रहे हैं लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स भाई जैसे जैसे एनर्जी का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन से ऊपर से नीचे की तरफ जंप करेंगे। क्योंकि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो दूर जाने पर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं और एनर्जी का ऑर्डर भी बढ़ता चला जाता है। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होती है। लेकिन तुमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो अगर रिवॉल्व करेंगे तो उनकी एनर्जी में तो लॉस होगा। जब एनर्जी में लॉस होगा तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, जो हायर एनर्जी होंगी उससे लो एनर्जी में आ जाएंगे। अब जब फर्स्ट शेल में आ जाएंगे तो फर्स्ट शेल में आ जाएंगे तो फर्स्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे ना, तो रिवॉल्व करते करते उसमें भी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, और वो भी फिर अचानक कहाँ गिर जाएंगे, सब न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स चले गए न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में पहले से ही प्रोटॉन था। प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पहुंच गए नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए न्यूक्लियस के अंदर, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भैया ये बात उसने कही तो सही थी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है फिक्स एनर्जी शेल्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन यहीं पर वो क्या कि फंस भी गया था। भाई लोगों ने कहा कि भाई अगर वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रिवॉल्व होंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के नाम से हम जानते हैं। भले ही कितनी ही काइनेटिक एनर्जी हो, लेकिन उनकी एनर्जी लगातार कम होगी, और कम होते होते वो कहाँ की तरफ खिसकेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स की तरफ घूमेंगे। और लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स अंदर की तरफ होती है और हायर एनर्जी ऑर्बिट्स बाहर की तरफ होती है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकालेंगे तो ऊपर से वो नीचे की तरफ आएगा, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा तो वो न्यूक्लियस में फॉल होकर के एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो इस बात की वजह से वो फंस गया, जिसका एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पाया। तो हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा कि भैया इसने अपने कंक्लूजन तो सही निकाले, ये इसके कंक्लूजन्स थे जो उसने बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे, और मैंने आपको बताया भी कि भैया there is a positively charged center in the atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom reside in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in a well-defined orbits. यही वाला पॉइंट इसका फंस गया था। उसके बाद क्या बोला था इसने, उसके बाद बोला था द साइज ऑफ द एटम, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, ये तो लग भी रहा था क्योंकि न्यूक्लियस में बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे, 12,000 में से एक जो रिट्रेस कर रहे थे 180 डिग्री पर, तो उसका साइज भी बहुत छोटा होना चाहिए। ये तो उसका एक्सपेरिमेंट कंक्लूड कर रहा है। लेकिन ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये कहीं से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इसकी थ्योरी फंसने लग गई थी। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है, उसका सेकंड पॉइंट। तो अगर आप रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को अभी आप पढ़ेंगे तो मैं उसको पढ़ के आपको समझाता भी हूँ। देखिए क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है द orbital revolution of the electron is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charge
particles would radiate energy, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. उसने क्या कहा? इसने कहा कि भैया जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, अच्छा इसमें जितनी बातें मैंने आपको समझाई वो तो इसने लिखी हैं, लेकिन इसमें आपको मैं एक एडिशनल बात भी बताता हूँ जो आपको भविष्य में सीखने को मिलेगी कि भैया सबसे पहले आप न्यूक्लियस बनाते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स बनाते हैं। इसमें एक बात आपने महसूस की होगी कि अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और वो अगर मान लो हमने उस स्पीड दे दी है v, हमने कहा भैया स्पीड नहीं चेंज हो रही है, स्पीड v है, तो तुमने कहा कि भैया सर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसे जनरेट होगा? एक्सेलरेशन तो तभी जनरेट होता है जब स्पीड में चेंज हो। हमने कहा नहीं, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे और डायरेक्शन। इस पे डिपेंड करता है स्पीड पे और डायरेक्शन। तो इस बात पे भी आपको समझना पड़ेगा कि भैया जो एक्सेलरेशन होता है वो किससे मिलकर के बनता है? चेंज इन वेलोसिटी। किससे बनता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब ये कभी नहीं कहते हो चेंज इन स्पीड। स्पीड कहोगे तो वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक्सेलरेशन हम क्या कहते हैं कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है, वो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। आप ये लिखते हो डेफिनेशन। तो वेलोसिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, और डायरेक्शन भी होता है। तो एक्सेलरेशन तो जनरेट होएगा ही होगा, चाहे आप स्पीड को कांस्टेंट रखो, 5 मीटर पर सेकंड ही क्यों ना रखो, लगातार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, पार्टिकल का बदल रहा है। पहले डायरेक्शन यहाँ पर था इस तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन हो गया इस तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन हो गया इस तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन हो गया इस तरफ। लगातार हर पॉइंट पे डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करना हो तो आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो भैया एक्सेलरेशन स्पीड पे नहीं डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड भले ही कांस्टेंट रखो वी 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 वी, लेकिन डायरेक्शन तो लगातार चेंज होना है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी एक्सेलरेशन क्या होगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। और बच्चों कहीं पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ऑब्जेक्ट का मास होता है, तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो जाता है? फोर्स क्रिएट हो जाता है। क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात समझ रहे हैं आप हमारी? यानी कि वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेलरेट कर रहे होंगे क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन लगातार बदलता है सर्कुलर मोशन में, इसलिए ये एक्सेलरेट कर रहे होंगे। जब एक्सेलरेट करते हैं तो उस समय एनर्जी का क्या करते हैं? लॉस करते हैं, और एनर्जी के लॉस की वजह से ये क्या होते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, और एक टाइम आता है कि धीरे धीरे न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाते हैं। और बच्चों आपको याद रखना होगा कभी भी जब सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पर एक्सेलरेशन जो होता है वो लगातार बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। कैसे बदलती है? क्योंकि उसका डायरेक्शन लगातार बदलता है। और बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं कहते। जब आप आगे चल करके पढ़ाई करोगे तो इस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम होता है। इस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही तब होता है जब बॉडी क्या परफॉर्म करे? सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करे? सर्कुलर मोशन। तो आपने देखा होगा कि कई सारे जब जन्माष्टमी का मेला लगता है या आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पे आपने देखा होगा कई तरह की वहां पे ड्राइविंग होती है। जैसे कि आपने देखा मौत का कुआं, ऐसे तरह के वहां पे मेले में लगाया जाता है। तो मौत के कुएं में आपने देखा होगा कि एक लड़की होती है या एक लड़का होता है, वो कार को ऐसे चला रहा होता है लगातार, या कार होती है या उसकी बाइक होती है,
वो लगातार ऐसे चला रहा होता है और हम लोग सोचते हैं कि जैसे ही वो ऊपर की तरफ आएगा तो उसकी कार ऊपर से नीचे गिर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो लगातार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता ही रहता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि भैया डायरेक्शन को तो हम चेंज करेंगे ही करेंगे, डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में चेंज होगी, लेकिन हम इसकी जो स्पीड होगी, अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो अगर एक फिक्स कांस्टेंट स्पीड से लगातार अगर वो बॉडी लगातार इस तरह से घूमती रहेगी तो वो ऊपर से नीचे कभी नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि वहां पर अगर वो गिरती, गिर तो नहीं रही है, तो क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन एक्ट करने लगता है। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम इस बॉडी को हमेशा बैलेंस करता है, गिरने नहीं देता। तो बेटा इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप ये भी ध्यान रखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, और उसका मैग्नीट्यूड भी आप याद रख लो, ये होता है v²/r। आर क्या होती है? ये रेडियस होती है। वी क्या होती है? जिस वेलोसिटी से लगातार ये गाड़ी या बाइक अपनी चला रहा है। तो आपने देखा होगा मौत के कुएं में गोल गोल बनाया जाता है और उसमें ज्यादातर लोग गाड़ियां चलाते हैं, और आप लोग देखते हो, आपको लगता है कि भाई वो एक टाइम बाद गिर जाएगा, लेकिन गिरता नहीं है ना। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि लगातार वो गाड़ी चलाता रहता है, जिसकी वजह से डायरेक्शन बदलने पर लगातार उसके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है v²/r, जो आपको आगे पढ़ाई जाए। लेकिन आपको ये भी ध्यान में आना चाहिए कि भैया ड्रॉबैक आ गया है रदरफोर्ड के मॉडल में, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, उनकी एनर्जी कम हो रही है और वो जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। ये जो ड्रॉबैक मैंने आपको बताया ही बताया, और ड्रॉबैक काफी डिटेल में लिखा भी है आपके उसमें बुक्स में। तो अब इस ड्रॉबैक को हम सही कैसे करें? इस ड्रॉबैक को सही करने के लिए भैया हमारे पास जो साइंटिस्ट आता है, उस साइंटिस्ट का नाम होता है बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। ये नील्स बोर और बरी थी, पति और पत्नी थे। दोनों ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ काफी शॉर्ट में लिखा गया है क्योंकि अभी आप क्लास 9th में है। जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स को काफी अच्छी तरीके से आपको बताया भी जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं बोर मॉडल ऑफ द एटम। हम हेडिंग डालते हैं बोर मॉडल ऑफ द एटम। तो हमारे पास ये बच्चों नेक्स्ट हेडिंग होगी बोर मॉडल ऑफ द एटम। तो बोर मॉडल को आपको समझाने के लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, समझिए उस बात को। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि बोर मॉडल में क्या होता है कि भैया आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि पहले बोर मॉडल सारे बच्चे एक बार खुद से पढ़े, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों आपने बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम पूरी तरह से पढ़ लिया होगा। सबसे पहले यहाँ पर अब आपको देखना होगा कि बोर्स के मॉडल का सारा एक्सप्लेनेशन अभी आपके पास क्लास 9th में नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ सबसे पहले वो सोचिए। बोर्स ने बताया था कि सारी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जितनी एनर्जी होती है वो उसी एनर्जी की ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा होता है जिस आदमी की जितनी क्षमता होती है, अगर वो उस क्षमता के अकॉर्डिंग काम करता है तो वो स्टेबल रहता है, वो ज्यादा दिन तक चलता है। मान लीजिए आपकी क्षमता है 3 घंटा पढ़ने की, आपने एक ही दिन में लगातार 13 घंटे पढ़ लिए, तो अब आगे के 3-4 दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश की। तो जिस आदमी की जितनी कैपेसिटी होती है, अगर वो उसी के हिसाब से काम करता है तो वो कभी लॉस नहीं करता है एनर्जी को, उसका डेविएशन नहीं होता है, वो जल्दी मरता नहीं, क्योंकि वो बैलेंस डाइट जीता है, बैलेंस लाइफ जीता है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास रखे हैं 20 लाख रुपए और मैंने कार ले ली 1 करोड़ वाली।
तो भैया मेरी हैसियत तो 20 ही लाख रुपए की थी, लेकिन कार मैंने ले ली भी 1 करोड़ वाली, तो मैंने 80 लाख रुपए ज्यादा महंगी कार ले ली। तो इसका मतलब अब तो मैं काफी ज्यादा परेशान होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को उस पैसे के अरेंजमेंट में काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी सारा टाइम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी और फाइनली कहीं ना कहीं हमारे जीवन को वो इफेक्ट करेगी। तो इन्हीं बातों को आपको समझना है कि बोर्ड ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन सारी ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो उसी एनर्जी की ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये सबसे मेन पॉइंट है आपकी क्लास 9 की थ्योरी का, कि only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. कुछ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एटम के अंदर, शेल्स में। यही बात आपको समझ में, सारी शेल्स में नहीं करते। तो तुम कहोगे सर वो एनर्जी पता कैसे पड़ती है? हमने कहा बेटा वो जो एनर्जी होती है ना, वो बेसिकली उसके लिए डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है। हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 का मल्टीपल होता है। अब तुम कहोगे सर ये तो एकदम बेसिकली नया टर्म है। हाँ ये नया टर्म है, क्लास 11 में आपको पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखो जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, NH/2 के बराबर होता है, उसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो सर ये MVR क्या होता है? MVR का सर मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है। सर MV क्या होता है? MV तो नॉर्मली लीनियर मोमेंटम होता है, जो आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखा भी था। तो मोमेंटम में अगर हम R मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। N क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ NH/2 यानी N1 2 3 4 लाइक दैट, ये होगा। H क्या होता है? H प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए, वो हमेशा फिक्स होती है। H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये बात आपको याद रखनी है। H क्या होता है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये बच्चों H प्लांक यानी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, अभी हमने आपको जितना क्लास 9th में लिखना है उतना तो मैंने आपको बता ही दिया। जरा मैं नेक्स्ट वाली लाइन भी पढ़ूं। While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. ये देखो लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन अगर स्पेशलाइज शेल में रिवॉल्व करते हैं, दैट मींस जितनी उनकी एनर्जी होती है और उसी एनर्जी की शेल में ही रिवॉल्व करते हैं, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, वो एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। जब एनर्जी का लॉस ही नहीं करेंगे तो वो न्यूक्लियस के नजदीक आएंगे नहीं और न्यूक्लियस पे गिरेंगे ही। दैट मींस एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बोरबरी ने अपने मॉडल को कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके रदरफोर्ड से बचा लिया। रदरफोर्ड भी अच्छा आदमी था, उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। तो बोरबरी ने उसको ये सिर्फ समझा दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन सारी ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, उसी ऑर्बिट में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 का मल्टीपल होता है, जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के नाम से भी जानते हैं। जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तो उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। और बोरबरी का कहना था कि भैया जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी का लॉस नहीं करते। सीधा सीधा उसने बता दिया कि भैया किसी भी तरह का एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है। ठीक है, जब एनर्जी का रेडिएशन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस पे गिरेंगे ही नहीं और हमारा एटम लगातार एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भैया बोर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। तो बच्चों आपको ये जितनी भी बातें बताई इसको बोर मॉडल ऑफ एटम के पॉस्टुलेट्स के नाम से या थ्योरी के नाम से जो भी है, आप उसको अपने नोट्स में जरूर लगा लें ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो बच्चों आपको अपने थ्योरी नोट्स में बोर मॉडल ऑफ एन एटम डाल करके जो बेसिकली उसकी जो पॉस्टुलेट्स हैं वो पॉस्टुलेट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये उसके पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट्स को हिंदी में हम लोग उसकी परिकल्पनाएं या जो भी उसने सोचा वो सारी बातें हम लोग लिख देते हैं। और हमने अगर आपको थर्ड क्लास में ये थर्ड पॉइंट भी लिखवा दिया है
सॉरी 9th क्लास में आपको ये मैंने थर्ड पॉइंट भी लिखा दिया है जिसको आपको 11th में लिखना होता है, लेकिन आप अभी से याद रख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है ना। Electrons revolve in those orbits having angular momentum is an integral multiple of nh/2 और आपको बच्चों ये भी ध्यान रखना होगा कि जो h होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड, ये इसकी SI यूनिट होती है, तो आप इसको जरूर याद रखिए। तो ये था बच्चों बोर मॉडल ऑफ एन एटम, ना आपको बच्चों जरूर पता होना चाहिए। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं आपके कुछ स्पेशलाइज क्वेश्चंस पे, जैसे कि आपने देखे होंगे कि लास्ट टर्न पे मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया था। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक आइसोटोप्स दे सकते हैं। आइसोटोप्स तो हम लोग को पता ही है क्या होते हैं। The atoms of the same element having same atomic number but different mass number known as isotopes. Isobars भी होते हैं। The atoms of the different element having same mass number but different atomic number, उनको हम isobars के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आइसोटोप्स और आइसोबार्स मैंने आपको लास्ट क्लास की थ्योरी में बताए भी थे और वो यहाँ पे लिखे भी। चलिए बच्चों तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जो इससे कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को करने चाहिए। तो ये बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ओपन कर दिए, जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों पढ़ पढ़ के इतना तो आपको रट ही चुका है कि भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले आदमी का नाम जे थॉमसन है, प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन है, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसके अलावा बच्चों जो भी पॉइंट्स है वो इन्होंने आपको लिख करके दे दिए हैं, तो आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए। लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इन्होंने बताया प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। बिल्कुल सही है, हमको डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल सही लिखा है। Electrons are negatively charged, protons are positively charged, neutrons are neutral. The mass of an electron is considered to be a negligible. The mass of a proton is approximately 2000 times as mass of an electron. प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 गुना होता है। यानी यदि इलेक्ट्रॉन के मास में आप 2000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास प्रोटॉन का मास आ जाएगा। बाय द वे बच्चों आपको मैंने रटवा दिया है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। आप इसको याद ही कर लीजिए और यदि आप इसमें 2000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास प्रोटॉन का मास आ जाएगा। लिखा है ना, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या लिखा है, द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। कह रहा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो होता है वो नियरली सेम होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो नियरली सेम है। उसके बाद बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसमें लिखा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। कह रहा है जे थॉमसन की क्या लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस का मतलब ये ड्रॉबैक होता है, वो क्या नहीं बता पाया। तो बच्चों जिस तरह से आपने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक देखे थे उसी तरह से बच्चों इसके भी ड्रॉबैक होंगे। इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर with electron embedded in it. However, it was later found that the positively charged particles reside at the center of the atom or the nucleus. थॉमसन के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वाटरमेलन की तरह, है ना। वाटरमेलन से इसने अपने मॉडल को कंपेयर किया था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है ना। वो कहाँ पर है, वो सिर्फ सेंटर पर है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस, एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस।
और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड नहीं होते हैं काले काले बीज की तरह वाटरमेलन में, वो बल्कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते थे। तो जे थॉमसन ने जितना बताया वो गलत बातें थी, उनको सही कर जब किया गया तो आगे ऐसी बातें पाई गई, तो ये उसके ड्रॉबैक थे। तो सही बात, ड्रॉप लिमिटेशंस का मतलब आपको ड्रॉबैक ही लिखना होता है। और आपको मैंने बताया था कि भाई थॉमसन का मॉडल फिर सही कहाँ पर हुआ। थॉमसन का मॉडल सही इसलिए हो गया तो किसने बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, यानी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस बात की वजह से ये सफल हो गया, इस बात की वजह से ये सफल हो गया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो उसमें भी वही बात लिखी होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। क्या लिखा है, according to Rutherford model of an atom, electron revolve around the nucleus in fixed orbits, but an electron revolving in circular orbit will not be stable because during revolution it will experience acceleration. Due to acceleration, the electron will lose energy in the form of radiation and fall into the nucleus. In such a case, the atom will be highly unstable and collapse. यही बात मैंने आपको बताई, तो यही लिमिटेशंस में आपको लिखनी होगी, है ना। लिमिटेशंस का मतलब आपको इसके ड्रॉबैक बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बोर मॉडल क्या है, तो मैंने आपको बताई ना, मैंने तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दी, बस आपको यहाँ पर डायग्राम अलग से बना के दे दिया गया कि भैया सबसे पहले न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल्स होती है उनका नाम होता है KLMN। आप उनको याद रखिए, KLM और M, ये नाम भी होता है, ठीक है। तो आपको इन बातों को ध्यान देना होगा कि ओनली सर्टेन, यहाँ पे लिखा भी है, ओनली सर्टेन orbits known as discrete orbits of an electrons are found inside the atom. While revolving in these discrete orbits, electrons do not radiate energy. These discrete orbits और shells are shown in the diagram. तो बच्चे तो वही दोनों पॉइंट्स लिखे हैं जो एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया, और उसके बाद इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को आपको डायग्राम में दिखाया भी है। तो इस तरह का अगर आप डायग्राम बना के बोर मॉडल को एक्सप्रेस भी करते हैं तो टीचर एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे खुश भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम का डायग्राम। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो बच्चों आपको 3 मॉडल्स क्लास 9th में बताए गए हैं। एक डॉल्टन का था, डॉल्टन तो उन्होंने लिया ही नहीं है, सीधा सीधा उन्होंने थॉमसन से ही चालू किया था। तो आपको क्लास 9th के हिसाब से 3 मॉडल्स को कंपेयर करना है, जिसमें थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर का मॉडल है। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन तो कर ही दिया, तो आप इसको अपने वर्ड्स में एक बार पढ़ लीजिए, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। जब आप पढ़ लें तो उनको जरूर बता दें, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा।